प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक से मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे और अच्छी तरह से उन क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे। आइए हम उन क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो अब हम अध्ययन कर रहे हैं ये उस दृष्टि से कर रहे हैं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए ही आएंगे और कम समय में अपना अध्ययन कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी हम अध्ययन की शुरुआत करते हैं। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र अध्ययन देखिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें विश्व की जनसंख्या, मानव की क्रियाएं, मानव बस्तियां आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, आपने मानव भूगोल की परिभाषा पे ज्यादा नहीं जाना। इस पे देखो, जो आपकी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है ना उसका अध्ययन किया जाता है। आप उन चैप्टरों से भी इसका पता लगा सकते हैं। फ्रेडरिक रेटजल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी, आप रेटजल का ही नाम लेना, में बताया है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एमपी सैम्बल के अनुसार मानव भूगोल सतीर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि मानव भूगोल क्या है। मानव समाजों, जो मानव के समाज जो हम है, और जो प्राकृतिक जो धरातल है, इनके संबंधों का, अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? मानव भूगोल की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? मानव भूगोल में समस्त मानवीय तत्वों एवं क्रियाकलापों जैसे जनसंख्या, मानवीय क्रियाओं जैसे कि कृषि एवं आखेट, मानवीय घर, गांव, नगर, सड़क, रेल, उद्योग, खेत, पतन आदि का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मानव का संबंध प्राकृतिक पर्यावरण से है, इसलिए मानव भूगोल में प्रकृति से संबंधित तत्वों जैसे जल, प्राकृतिक वनस्पति, मृदाएं, जलवायु, भू आकृति आदि का भी अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति का संबंध मानवीय तत्वों के अध्ययन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधित तत्वों से भी है। ये मानव भूगोल का था कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल की प्रकृति वही है जो मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? अब यह है कि मानव का प्राकृतिकरण, देखिए, मानव पर प्राकृतिकरण अब क्या है, मानव के ऊपर यहाँ पर प्रकृति हैवी हो रही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप। जब मानव की उत्पत्ति हुई तब मानव को तकनीकी ज्ञान नहीं था। ये जो आज उद्योग धंधे हैं इनके बारे में ज्ञान नहीं था, जिस कारण प्राकृतिक पर्यावरण मानव को नियंत्रण में रखता था। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण से डरता था और उसकी पूजा करता था। इसी अवस्था को मानव का क्या कहते हैं? प्राकृतिकरण कहते हैं, जिसमें मानव पर प्रकृति का नियंत्रण था। और इसी से ये प्रश्न बनता है, पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? यही पर्यावरण निश्चयवाद है कि प्रकृति क्या है, मानव पर हैवी है। पर्यावरण निश्चयवाद विचार से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न ये आएगा। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य को निष्क्रिय एवं प्रकृति का दास बताया गया है, जो प्रकृति की प्रबल शक्तियों से डरता है और उसकी पूजा करता है। जबकि प्रकृति की प्रबलता पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसी आधार पर इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। निश्चयवाद विचारधारा में मनुष्य प्रकृति की देन है और समस्त मानवीय कार्य प्रकृति द्वारा नियंत्रण होते हैं। इस पर क्या, मनुष्य के ऊपर प्रकृति हैवी है। प्रकृति की स्थिति, जलवायु, उचावच, मृदा, खनिज आदि के अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक गठन, भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि का निर्धारण होता है। कह रहा है कि जो कुछ भी होगा प्रकृति के अनुसार ही होगा। इसके है पर्यावरण निश्चयवाद। देखिए, देवी देवताओं की पूजा करता है, वो जो कुछ भी होता है, अग्नि देव की पूजा करिए, वर्षा हो की तो मेघ इंद्र देव की पूजा करिए, पीपल बरगद के सबकी इसकी पूजा करता है, प्रकृति के साथ घुल मिलकर रहता है। पर्यावरण निश्चयवाद था। इसकी पर्यावरण निश्चयवाद की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। यही प्रश्न आता है कि पर्यावरण निश्चयवाद की विशेषताएं बताइए। पर्यावरण निश्चयवाद अत्यंत अत्यंत प्राचीन विचार है जो मानव के आदिम रूप से संबंधित है। जब मानव ने तकनीकी विकास बहुत कम था तब यह विचार प्रकृति को अत्यंत शक्तिशाली बताता है।
फ्रेडरिक रेटजल, रीटर, हेम्बोल्ट आदि इसके समर्थन है। उदाहरण, आदिवासियों का वातावरण पर निर्भर रहना और किसानों की जलवायु या वर्षा पर निर्भरता। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। 19वीं शताब्दी के अंत तक अनेक विद्वान इसकी आलोचना करने लगे और मनुष्य को शक्तिशाली बनाने लगे। ये था पर्यावरण निश्चयवाद या कहीं मानव का प्रकृति पर निश्चयवाद। या फिर आप ये प्रश्न भी इसमें याद कर सकते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या है। देख लीजिए इस प्रश्न को आप। आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। मानव की इस प्रकार की अनुक्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया है। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। विश्व में आज भी ऐसे समाज है जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए है और प्रकृति एक शक्तिशाली बल पूज्य एवं सत्कार योग्य बनी हुई है। भाई वह कुछ स्थान ऐसे भी अब भी प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे आदिवासी लोग हैं। अपने सतत पोषणीय हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगे। अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ होते जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हुए अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन इन संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है, जिनकी छाप प्राकृतिक पर्यावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। आप ये प्रश्न भी उसकी जगह पर, पहले हमने प्रश्न पढ़ा था मानव का प्राकृतिकरण, लेकिन अब है ये प्रकृति का मानवीकरण। अब मनुष्य ने क्या कर दिया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है। अब प्रकृति को अपने अनुसार डाल लिया है। ये है प्रकृति का मानवीकरण। देख लीजिए, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, और इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप लगने लगती है। जैसे हमने प्रकृति ने हमें वन दिए, मनुष्य ने क्या किया, वनों को काटकर घर नगर के रूप में परिवर्तन कर दिया। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क बना दी, नदियों पर डैम बना दिए। मानव ने समय के साथ साथ प्रकृति के नियमों को समझते हुए तकनीकी का विकास किया और प्रकृति के अवसरों का लाभ उठाया गया, तो मानवीय क्रियाकलापों की छाप पर्यावरण पर पड़ने लगी और इस अवस्था को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, जिसमें प्रकृति का मानव का नियंत्रण होता है। उदाहरण क्या है, मानव जल पर नहीं चल सकता लेकिन तैर सकता है और जहाज के द्वारा सफर कर सकता है। ठीक इसी तरह हवा में नहीं उड़ सकते, लेकिन वायुयान और अन्य साधनों द्वारा यह भी संभव है कि हम हवा में भी उड़ सकते हैं। इसके साथ ही गर्मी में एसी और ठंड में गर्मी के लिए उपकरण जैसे रूम हीटर का निर्माण किया गया है मनुष्य के द्वारा। यही बात बताई गई थी। अब देखो संभववाद, यही क्या है, एक संभववाद विचारधारा की प्रकृति ने हमें संभावनाएं पैदा की है। ये आ सकता है संभववाद की बताइए, विशेषताएं बताइए। संभववाद विचारधारा मानव को अत्यंत शक्तिशाली मानती है। निश्चयवाद क्या मानता था, प्रकृति को हैवी मानती थी और प्रकृति को ही सर्वोपरि मानती थी, लेकिन संभववाद विचारधारा मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली मानती है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, जबकि प्रकृति की शक्तियां को अनदेखी करती है। फ्रांस के लुसियन फेब्रे और विडाल डी ला बलास इस विचारधारा के समर्थक है। उदाहरणतः नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था द्वारा कृषि करना। समय बीतने के साथ साथ पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा तरह संभववाद विचारधारा भी आलोचना होने लगी और यह विचारधारा भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। इस विचारधारा को कहते हैं नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। ये विचारधारा क्या है, ये विचारधारा है निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग। भाई हमें ना तो ज्यादा प्रकृति के साथ रहना है और ना ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी है। हमें रुको और जाओ का नारा दिया जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नवनिश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद विचारधारा में प्रकृति एवं मानव दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। नवनिश्चयवाद विचार प्रकृति मानव को विकास के अवसर उपलब्ध कराती है और मानव इसका उपयोग करके विकास को संभव बनाता है, लेकिन प्रकृति ने इन अवसर पर एक सीमा भी निर्धारित की। इस प्रकार मानव पर्यावरण का नुकसान किए बिना विकास के अवसरों का लाभ ले सकता है। नवनिश्चयवाद के विचार को 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलियन के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया
उन्होंने इस विचार को निश्चयवाद तथा संभववाद के विचार के बीच एक समझौते के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि मानव तथा प्रकृति के संयुक्त प्रयास के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ का निश्चयवाद का नाम भी दिया। नव निश्चयवाद की विशेषताएं क्या है, प्रश्न कई बार आया, देख लीजिए। नव निश्चयवाद मानव व प्रकृति दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है। ग्रिफिथ टेलर और फ्रांसिस बेकन इसके समर्थक हैं। उदाहरणतः जब भी मानव ने प्रकृति का नुकसान किया है तब उसे प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ा है। मानव भूगोल के इतिहास का गलियारों से मानव भूगोल का वर्णन कीजिए। समय के गलियारों से मानव भूगोल। मानव भूगोल का विकास खोज से लेकर आधुनिकवाद तक समय के विभिन्न चरणों में हुआ। इस प्रकार समय के गलियारों में मानव भूगोल का इतिहास तब से चला आ रहा है तब जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई थी, और आज भी मानव भूगोल का विकास जारी है। समय के गलियारों में मानव भूगोल को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। उपनिवेशिक युग। साम्राज्यवाद और उपनिवेशिकवाद के युग में मानव भूगोल में नए क्षेत्रों में खोज तथा विवरण विकसित हुए हैं। साथ ही क्षेत्र में प्रादेशिक विश्लेषण पर भी जोर दिया गया है ताकि पृथ्वी को संपूर्ण रूप से समझा जा सके। 1930 और 60 तक मानव भूगोल के विकास की इस अवधि में मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन तथा स्थानिक संगठन के उपागम शामिल हुए हैं। 1970 का दशक। मानव भूगोल के इतिहास में यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दौरान मानव भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय हुआ। 1990 का दशक। मानव भूगोल इस दौरान आधुनिकवाद शामिल हुआ, जिससे परंपरागत वैश्विक सिद्धांत पर सवाल किए। मानव भूगोल के उपक्षेत्र। उपक्षेत्र मतलब जिन क्षेत्रों में विषयों का अलग से अध्ययन किया जाता है वे शाखाएं। मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। मानव के इन क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन मानव भूगोल की शाखाओं या उपक्षेत्रों में किया जाता है। जैसे जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा भूगोल में बीमारी और महामारियों का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल में कृषि का अध्ययन। औद्योगिक भूगोल में उद्योग का अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल में संसाधनों का कुशल अध्ययन किया जाता है। ये अध्याय आपने याद करना है। प्रश्न आ जाता है, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये संभववाद भी हो सकता है। प्रौद्योगिकी के विकास में प्रकृति का ज्ञान। मानव ने तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी का विकास करके प्राकृतिक शक्तियों के मानव पर प्रभाव को कम कर दिया, लेकिन मानव ने यह तकनीकी विकास प्रकृति के नियमों को समझने के बाद किए। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। प्रौद्योगिकी सहायता कैसे? आग की खोज की, बीमारियों का इलाज, तेज गतियान वायुयान बनाए मनुष्य ने। प्रौद्योगिकी मनुष्य के नियंत्रण को किस प्रकार कम करती है? उदाहरण से स्पष्ट ये बताया है। पर्यावरण ने मानव को नियंत्रण कर रखा था, जिसके अनुसार मानव को केवल वही कार्य कर सकता था जिसकी अनुमति पर्यावरण ने दी हो। लेकिन मानव ने अपने तकनीकी विकास के कारण पर्यावरण के इस नियंत्रण से अपने आप को मुक्त कर लिया। दूसरे शब्दों में प्रौद्योगिकी ने मनुष्य ने पर्यावरण के नियंत्रण में कमी की, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। मानव जल पर चल नहीं सकता था, लेकिन आज तैर सकता है और जहाज के द्वारा सफर कर सकता है। हम हवा में नहीं उड़ सकते, लेकिन आज वायुयान और अन्य साधनों द्वारा ये यात्रा संभव है। गर्मी में एसी और ठंड में गर्मी के उपकरण जैसे रूम हीटर का निर्माण किया गया है। ठीक है, आपने ये प्रश्न याद करने हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।